वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। लास्ट के जो सेशन था हमारा साइंस का, उसके अंदर हमने 14 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा 15 क्वेश्चन है। एंड रिमेंबर इट कि हमने इस क्वेश्चन को लास्ट वाले सेशन के अंदर आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आप सबने आंसर भी किया है, कुछ लोगों ने आंसर किया है, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर आंसर किया है। एंड जो लोग बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड याद रखिए, अगर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपने नहीं भेजा है तो अभी तक, तो आप भेज दीजिए, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। एंड आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एंड हमारा जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पे द जोरावर क्लासेस के नाम से अवेलेबल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। केबीएस का जो बेहतरीन कोर्स हमने डिजाइन करके रखा हुआ है वो आप वहां पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन इज, विच हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन ब्लड? कौन सा ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ह्यूमन ब्लड के अंदर जो शुगर का अमाउंट होता है उसको रेगुलेट करता है, या आप कह सकते हो कि उसको कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? तो वो जो हार्मोन है वो सिंपल सा है, इंसुलिन। बहुत सारे लोग ने बहुत आसानी से इसका आंसर बता दिया था, ठीक है, बिकॉज ये बहुत फेमस सा है। हमारे यहाँ पे जो कल्चर है या हमारा जो एक तरह से कह सकते हो इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते होंगे, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो वो इसको कंट्रोल करता है, यानी कि आप कह सकते हो शुगर को अगर कंट्रोल करना है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसको कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन के थ्रू शुगर जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है। याद रखिए, इंसुलिन के थ्रू अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर कम बन रहा है, अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर कम सिक्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है एस्ट्रोजन का क्या काम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो लोग बच्चे हमारे साथ पहले से ही जुड़े हैं वो जान रहे होंगे कि हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं एक क्वेश्चन का। ऐसा नहीं है कि टॉप 10 क्वेश्चन हमने करा दिया हमारा काम खत्म हो गया, नहीं भैया। हम तो रट के भी तो करा सकते हैं ना इस चीज को। हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं उस क्वेश्चन का, उसका क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा किस क्वेश्चन के लिए सही हो सकता है, क्या उस ऑप्शन की डिटेलिंग है, क्वेश्चन की क्या डिटेलिंग है। इस तरह से हम पढ़ते हैं। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम 10 क्वेश्चन करें, हमारा टारगेट है हम आधे घंटे सीखें। रिमेंबर इट। मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि लगे रहने से आपको सफलता मिलती है। याद रखिए, मेरा कभी नहीं मानना है कि आपको लगे रहने से सफलता मिलती है। लगे रहने से कोई सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप सीखते रहते हो ना तब सफलता मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सीखते रहते हो तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। सीखिए, सीखने से, ठीक है, सीखने से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। लगे रहने से कोई सफलता नहीं मिलती है। सोचो आप लगे पड़े हो, आपकी कमी दूर ही नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं हो सकता है। कमी आपकी कब दूर होगी? जब आप चीजों को सीखोगे, तो आपकी कमी दूर होगी, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। इसलिए हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि 10 क्वेश्चन कर लें, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम सीखें। एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें एस्ट्रोजन के बारे में, तो ये जो हार्मोन है ये आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और खास करके फीमेल बॉडी में। किसमें? फीमेल बॉडी से रिलेटेड है। याद रखिए, फीमेल बॉडी से रिलेटेड है। एंड याद रखिए कि फीमेल बॉडी में इसका काम क्या होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन के लिए ओबम होता है, ओबम जो होता है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करता है। क्या करता है? फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करता है। तो सिंपल सा आपको समझ में आया होगा कि फीमेल के अंदर ओबम को फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करने का जो काम होता है वो एस्ट्रोजन का होता है। और इसी तरह से जो टेस्टेरोन का जो हार्मोन है, जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का है, ठीक है, उसका काम क्या होता है? स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका काम होता है मेल बॉडी के अंदर, याद रखिए, मेल बॉडी के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है ना, जो स्पर्म होते हैं, इनको एक्साइट करता है, एक्साइट करता है। क्लियर हो गया? इनको क्या करता है? एक्साइट करता है। कौन? टेस्टेरोन। क्लियर हो गया? और पैराथॉर्मोन, जिसे पीटीएच के नाम से भी जानते हैं, ये आपका पैराथॉर्मोन जो है,
इसका काम क्या होता है, तो ये बोन से रिलेटेड है, याद रखिए बोन मॉडलिंग के से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। याद रखिए फीमेल के अंदर दो हार्मोन एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर दो हार्मोन एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? वो दोनों हार्मोन जो हैं वो आपके डिलीवरी से, फीमेल जो डिलीवरी होती है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इन्हें ही बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब वो दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए वो दोनों हार्मोन कौन है, एक्स्ट्रा दोनों हार्मोन, वो है एक है रिलैक्सिन हार्मोन, क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, तो जो बेबी का जो जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, उस समय जो बेबी का जो बर्थ होता है उस समय बेबी का जब वजाइनल ट्रैक से बाहर आता है उस समय उस वजाइनल ट्रैक को फैलाने का काम जो होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन का होता है। मैं आपको फिगराइज करके समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, ठीक है, ये वजाइनल ट्रैक है। बेबी जो होता है वो यहां पे होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, वो यहां पे लगता है, वेजाइनल ट्रैक के पास लगता है, ठीक है ना, जिसे हम आरएच के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके जो यूरेट्रस जो गर्भाशय होता है वहां पे लगता है, ये चारों तरफ से लगेगा। इसका काम क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का? बेसिकली इसका काम होता है कि बेबी को डिलीवरी के टाइम पे, जब इसका डिलीवरी टाइम पीरियड हो जाता है, यानी कि डिलीवरी टाइम पीरियड अगर नॉर्मल डिलीवरी टाइम पीरियड की बात करें तो 280 दिन होता है। याद रखिए नॉर्मल डिलीवरी टाइम पीरियड की बात करें तो 280 दिन। अगर वो लड़की है तो वो एटलीस्ट 300 दिन लग जाता है उसमें। और अगर हम एक कंडीशनल डिलीवरी टाइम की पीरियड की बात करें, या जल्दी से जो डिलीवरी टाइम पीरियड होता है, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से या बहुत जल्दी किसी भी कारण की वजह से अगर एक जल्दी बच्चा पैदा हो तो वो 6 महीने के अंदर यानी 180 दिन उसके टाइम पीरियड को माना गया है। मैक्सिमम जो डिलीवरी टाइम पीरियड होता है वो 330 दिन होता है, ठीक है, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम पीरियड आपका 330 दिन होता है। मिनिमम डिलीवरी टाइम पीरियड 180 दिन एंड नॉर्मल डिलीवरी टाइम पीरियड होता है 280 दिन। याद रखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो बच्चे को पुश करने का काम करता है, और बच्चा जब बाहर आता है वेजाइनल ट्रैक के थ्रू तो यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होता है, जो वेजाइनल ट्रैक को फैलाने का काम करता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ सके। याद रखिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये भी सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बर्थ हार्मोन के निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बर्थ पेन को जन्म देता है, ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चे को पुश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बर्थ पेन को जन्म देगा ही, ठीक है, ये बर्थ पेन को जन्म देता है। एंड इसे ही लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ही लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको इतनी सारी डिटेल जो है वो मैंने बता दी है एक पोस्टमार्टम के वजह से। क्लियर हो गया? कभी पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल का फीमेल का सबका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सवाल होता है कि सर जो ओवम होता है जिसे एस्ट्रोजन द्वारा फर्टिलाइज करने के लिए एक्साइट किया जाता है वो कहाँ होता है, तो ये देखिए यहाँ होता है ओवम, यहां से निकलता है ओवम और इधर से भी एक ओवम निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको फर्टिलाइज करने के लिए ये आपकी फोलाइकल ट्यूब होती है, ये जो होती है ये फोलाइकल ट्यूब होती है, और ओवम निकल करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है, और स्पर्म जो होता है वो इससे क्रॉस करता है, देन हमारा जो बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं, जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लेंस इज अ नेचुरल लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई? कौन सा ऐसा लेंस है जो हमारे ह्यूमन आई के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है? क्लियर है? तो जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा लेंस है जो ह्यूमन आई के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, वो लेंस कौन सा है? तो वो है हमारा उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे होता है, अगर एक एग्जांपल दूं, अगर एक छोटी सी बात समझाऊं आपको तो आपको याद रहेगा हमेशा। याद रखिए हमारे जो गाड़ी के शीशे होते हैं वो होते हैं मिरर, ठीक है ना, मिरर होते हैं। देखो मिरर और आपका लेंस में बहुत सिंपल सा फर्क है, ठीक है, मिरर और लेंस में बहुत सिंपल सा फर्क है, ठीक है। वो क्या है? मिरर जो होता है वो एक साइड में कलई किया गया होता है या एक साइड पेंटेड होता है। लेंस के दोनों साइड ओपन होते हैं,
ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो मिरर जो होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये पीछे की अगर मान लो बड़ी से बड़ी गाड़ी भी आ रही है, जैसे बस आ रही है बड़ी सी, तो उसको भी उस छोटे से मिरर में दिखाता है, क्योंकि अब मिरर छोटा है लेकिन वो पूरी की पूरी बस उसके अंदर दिख रही होती है, पूरी पूरी रोड उसके अंदर दिख रही होती है। जो साइड का शीशा होता है गाड़ी के, हमारे चाहे 4 पहिए का हो चाहे 2 पहिए का हो, जो साइड वाला शीशा होता है, उससे उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो पीछे की सारी बड़ी बड़ी चीजों को उस शीशे के अंदर, छोटे छोटे शीशे के अंदर क्या करता है, दिखाता है। रिमेंबर इट कि ये जो मिरर है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स होता है और हर बड़ी चीज को छोटी सी चीज के अंदर दिखाता है। उसी तरह से हमारी आंखें छोटी हैं, लाइक मिरर, और हमारे सामने जितनी भी बड़ी चीज है वो सबको दिखाती है। ठीक है, और छोटी छोटी चीजों को भी दिखाती है। लेकिन क्या है कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारी आंखें मैक्सिमम चीजें बड़ी देखती हैं, अपनी आंखों से बड़ी चीजों को देखती हैं मैक्सिमम को, इसलिए हम क्या मानते हैं, इसमें कॉन्वेक्स मानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, टू अटेन मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए, या प्रोजेक्टाइल को अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए, मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं इसको करवाता, बट हमसे एंगल पूछा गया है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। अब आप लोग बताओ, साइन के अंदर, साइन को अगर हम ले लें तो साइन के अंदर कितने एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होती है, और एंगल कितना होना चाहिए उसके लिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब चूंकि फॉर्मूले में हमें दिया गया है साइन 2 थीटा, देखिएगा फॉर्मूले में क्या दिया गया, साइन 2 थीटा, और ये 2 थीटा जो है वो 1 के बराबर तब होगा जब हम इसको लिखें साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। भाई, एक की वैल्यू को साइन 90 डिग्री तो लिख ही सकते हैं ना, साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 45 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो थीटा की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 45 डिग्री। सो मैक्सिमम जो रेंज है उसको हम तभी पा सकते हैं जब हम किसी भी चीज को, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो गोला फेंकते हैं ना, जो लोहे का गोला फेंकते हैं, ये भी एक खेल होता है। मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो अपने हाथ से लोहे का गोला जो है वो फेंक रहा है, तो वो कितने एंगल में फेंकेगा, तो उसके हाथ का जो एंगल होना चाहिए, मान लो यहाँ पे हाथ है और ये उसके कंधे का हाथ, यहां से उसका कंधा है और यहां से इधर से उसकी बॉडी है, ठीक है, तो वो जो एंगल होना चाहिए, ठीक है, वो आदमी का एंगल जो होना चाहिए, ये हाथ है मान लो उसका, तो इसके बीच में यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम रेंज अटेन कर पाएगा। यानी कि अगर मान लो यहां से मैंने फेंका, तो इस तरह से ये जो रेंज होती है वो ये नीचे की रेंज होती है, यानी ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इसे ही हम रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये 45 डिग्री होगा। हालांकि आपके सिलेबस में, केबीएस के अंदर, सिलेबस के अंदर नहीं है, बाकी अदर सिलेबस के अंदर, अदर साइंस के अंदर आता है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा गया है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास रन्स विथ द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हिज एक्सेलरेशन वुड बी। उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो आई थिंक अभी तक तो मिला नहीं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जल्दी से बताइए क्या होगा। देन ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, बॉय का जो मास है वो m की वैल्यू दी गई है 50 kg। क्लियर हो गया? अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमें मिला है 100 न्यूटन का। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। एफ की वैल्यू है 100, m की वैल्यू है 50 इंटू ए। 50 से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट फॉर्मूला। एंड साथ ही साथ मेरा एक और क्वेश्चन है, जो तीनों इक्वेशन है स्पीड के, वेलोसिटी के, ठीक है,
वो जो तीनों इक्वेशन हैं वो आप लोग बताएंगे कौन कौन से हैं, जैसे पहला इक्वेशन, दूसरा एंड तीसरा, वो तीनों इक्वेशन को भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताइए। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का वो क्या होता है, बट उसके पहले अगर आपको एक्सेलरेशन की डिफिनेशन पता है ना, तो आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे एक्सेलरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को, रिमेंबर इट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम एक्सेलरेशन की डिफिनेशन की बात करें तो वेग परिवर्तन की समय दर को, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, समय दर, वेग परिवर्तन की समय दर को, समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसे हम हिंदी में अगर बात करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी समझ सकते हैं, तो वेग परिवर्तन मतलब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा v माइनस यू, इसकी जब दर कैसी हो, यानी कि जो डिवाइडेड बाई हो वो टाइम हो, तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहां से क्या निकल गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहीं से आपके गति का जो पहला नियम निकलता है, अगर आप यहां से v इक्वल्स टू फाइंड आउट करो, तो अगर t को a के पास भेजोगे तो a इंटू टी हो जाएगा इक्वल्स टू v माइनस यू, और यहां से u को इधर कर दो तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स टू v। तो ये हो जाएगा इक्वेशन जो है, जो गति का पहला नियम है वो हो जाएगा आपके सामने। याद रखिए, अगर त्वरण की हम बात करें, यहां से जो त्वरण v माइनस यू इसीलिए लिया गया है, ऐसा v माइनस यू इसीलिए लिया गया है क्योंकि हमने मान लिया है कि v जो है वो मैक्सिमम होगा और u जो है वो मिनिमम होगा। तो इस केस में हम इसे त्वरण कहते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में समझो, इफ a इज पॉजिटिव, इफ a इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर आपका a जो है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसे, रिटार्डेशन बोलते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, इसे हिंदी में मंदन कहते हैं और इसे हिंदी में त्वरण कहते हैं। लेकिन दोनों का जो सिंबल है फ्रेंड्स, दोनों का जो सिंबल है उसे हम क्या बोलते हैं, ए ही कहते हैं। ठीक है, उसे ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दो डिफरेंस है इसके अंदर, वैल्यू जो होगी वो निगेटिव एंड पॉजिटिव में हो जाती है, बस यही इसके अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला है। नाउ मूव ऑन, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो अभी हमने बता दिया कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर इनमें से कोई तीन वैल्यू पता हो तो चौथी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे यस जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यू जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी है, एंड जो ए है इसे एक्सेलरेशन कहेंगे, और जो टी है टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड ये नेक्स्ट है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो यहां पे टाइमिंग की जो जो टाइम है, जैसे यहां पे भी आपको t है, यहां भी t है, लेकिन इस फॉर्मूले में t नहीं है। ठीक है, t इज नॉट अवेलेबल हियर, सो t इज नॉट अवेलेबल इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी बिकॉज, जो मास होता है और जो वेट होता है उसके बीच में डिफरेंस होता है, किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए, मास इज वेरिएबल व्हाइल वेट इज कांस्टेंट। मास जो होता है वो बदलता रहता है, जबकि वेट जो है वो नियत होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मास इज कांस्टेंट व्हाइल वेट चेंजेस। मास जो होता है वो नियत होता है, जबकि जो वेट होता है, भार होता है, वो चेंज होता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन इज मास इज वेरिएबल व्हाइल वेट इज कांस्टेंट। तो मास जो होता है वो वेरिएबल है और वेट कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है कि जो मास होता है वो वेरिएबल नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि उस फॉर्मूले में, मास के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसमें कोई वेरिएबिलिटी आपको रिप्रेजेंट नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें दोनों चीजों की, तो मास को तो सिंपल हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो वेट होता है उसके हम एम इंटू जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
देखिए m को हम मास बोलते हैं, g को जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। g की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे क्या होता है ना कि अगर पृथ्वी के अंदर जाओगे या पृथ्वी के बाहर उसके सेंटर पे जाओगे तो क्या होगा, सेंटर से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इक्वेटर पे जाओगे तो क्या होगा, पोल पे जाओगे तो क्या होगा, अलग अलग चेंज होता रहता है जी की वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए जो वेट होता है वो वेरिएबल है। सो वेट इज वेरिएबल रेदर देन मास, ठीक है। तो जो आपका वेट है वो वेरिएबल होगा, यानी कि अगर कहीं पे आपका लिखा गया है वेट चेंजेस तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। सम टेक्निकल रीजंस जो वीडियो है वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल पा रही है, ठीक है। सो अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।